बिसरिया की समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। थोड़ी देर तक सिर खुजलाता रहा, फिर बोला, क्या राय है तुम्हारी कपूर? अगर मैं कोई दूसरा नाम रख दूं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा और सुरक्षित रहेगा। अभी अगर तुम बदनाम हो गए तो तुम्हारी आगे उन्नति के सभी मार्ग बंद हो जाएंगे। आदमी प्रेम करे मगर जरा सोच समझ कर। मैं तो इस पक्ष में हूँ। भावना को कोई नहीं समझता, इस दुनिया में कोई नहीं समझता। हम कलाकारों की कितनी मुसीबत है। एक गहरी सांस लेकर बिसरिया बोला, लेकिन खैर, अच्छा तो कपूर, क्या राय है तुम्हारी? मैं क्या नाम रखूं इसका? चंदर गंभीरता से सिर झुकाए थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी कविताओं में बहुत रस है। कैसा रहेगा अगर तुम इसका नाम गडेरिया रखो? क्या? बिसरिया ताजुब से बोला, हाँ हाँ, गडेरिया। मेरा मतलब है गन्ने की गडेरिया। दरवाजे के पीछे बिनती ने से ना रहा गया और खिलखिलाकर हंस पड़ी और सामने आ गई। चंदर भी अट्ठास कर पड़ा। बिसरिया क्षण भर आंखें फाड़ कर दोनों ओर देखता रहा। उसके बाद वह ज्यों ही मजाक समझा, उसका चेहरा लाल हो गया। हेट उठाकर बोला, अच्छा, आप लोग मजाक कर रहे थे मेरा? कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। मिस्टर कपूर, आप अपने को क्या समझते हैं? वह चल दिया। अरे सुनो बिसरिया, चंदर ने पुकारा। वह हंसी नहीं रोक पा रहा था। बिसरिया मुड़कर बोला, कल से मैं पढ़ाने नहीं आ सकता। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसने बिनती से कहा। मैं तो मुंह फेर कर पढ़ा दीजिएगा, चंदर बोला। बिनती फिर हंस पड़ी। बिसरिया ने मुड़कर बड़े गुस्से से देखा और पैर पटकते हुए चला गया। बेचारे कवि, कलाकार आज की दुनिया में प्यार भी नहीं कर पाते, चंदर ने कहा, और दोनों की हंसी बहुत देर तक गूंजती रही। अगस्त की उदास शाम थी। पानी रिमझमा रहा था और डॉक्टर शुक्ला के सूने बंगले में बरामदे में कुर्सी डाले लान पर छोटे छोटे गड्ढों में पंख धोती और कुलेले करती हुई गौरैया की तरफ अपलक देखता हुआ चंदर जाने किस ख्यालों में डूबा रहा। डॉक्टर साहब सुधा को लिवाने के लिए शाहजहांपुर गए थे। बिनती भी जिद करके उनके साथ गई थी। वहां से ये लोग दिल्ली घूमने के लिए चले गए थे, लेकिन आज 15 रोज हो गए थे। उन लोगों का कोई खत नहीं आया था। डॉक्टर साहब ने ब्यूरो को मजा एक अर्जी भेज दी थी। चंदर को डॉक्टर साहब के जाने से पहले ही कॉलेज में जगह मिल गई थी और उसने क्लास लेने शुरू कर दिए थे। वह अब इसी बंगले में आ गया था। सुबह तो क्लास के पाठ की तैयारी करने और नोट्स बनाने में कट जाती थी, दोपहर कॉलेज में कट जाती थी, लेकिन शामें बड़े उदास गुजरती थी। और फिर 15 दिन से सुधा का कोई खत नहीं आया। वह उदास बैठा सोच रहा था, लेकिन यह उदासी थी, दुख नहीं। और भावी उदासी, एक देवता की उदासी जो दुख भरी न होकर सुंदर और सुकुमार अधिक होती थी। एक बात जरूर थी, जब कभी वह उदास होता था तो जाने क्या यह हमेशा सोचने लगता था कि उसके जीवन में जो कुछ हो गया है उस पर उसे गर्व करना चाहिए, जैसे वह अपनी उदासी को अपने गर्भ से मिटाने का प्रयास करता है। लेकिन इस वक्त एक बात रहकर उभर आती थी कि उसके मन में सुधा ने खत क्यों नहीं लिखा। पानी बिल्कुल बंद हो गया था। पश्चिम के 2 बादल खुल गए थे और पके जामुन के रंग के एक बहुत बड़े बादल के पीछे डूबते सूरज की उदास किरणें झांक रही थी। इधर की ओर एक इंद्रधनुष खिल गया था जो मोटर गैरेज की छत से उठकर दूर पर युक्तिपटस की लंबी शाखा में उलझ गया था। इतने में छाता लगाए पोस्टमैन आया। उसने पोर्टिको में अपने जूतों में लगी कीचड़ झाड़ी, पैर पटके और किरमिच के झोले से खत निकाले और सीढ़ी पर फैला दिए। उसमें से ढूंढकर 3 लिफाफे निकाले और चंदर को दे दिए। चंदर ने लपक कर लिफाफे ले लिए। पहला लिफाफा बुआ का था, बिनती के नाम। दूसरा था ओरिएंटल इंश्योरेंस का लिफाफा, डॉक्टर साहब के नाम। और तीसरा एक सुंदर सा नीला लिफाफा, यह सुधा का होगा। पोस्टमैन जा चुका था। उसने इतने प्यार से लिफाफे को चूमा जितने प्यार से डूबता हुआ सूरज नीली घटाओं को चूम रहा था। पगली कहीं की, परेशान कर डालती है। या थी तो वही आदत, वहाँ है तो वही आदत, चंदर ने मन में कहा और लिफाफा खोल डाला। लिफाफा पम्मी का था, मसूरी से आया। उसने झल्लाकर लिफाफा फेंक दिया। सुधा कितनी लापरवाह है। वह जानती है कि चंदर को यहाँ कैसा लग रहा होगा। बिनती ने बता दिया होगा कि वह भी वही लापरवाही मारे गुस्से के। थोड़ी देर तक उसने पम्मी का खत पढ़ा। छोटा सा खत था। पम्मी अभी मसूरी में ही है, अक्टूबर तक आएगी। लगभग सभी यात्री जा चुके हैं, लेकिन उसे पहाड़ों की बरसात बहुत अच्छी लग रही है। बर्टी इलाहाबाद चला गया है। उसके साथ वहाँ से एक पहाड़ी ईसाई लड़की भी गई है। बर्टी कहता है कि वह उसके साथ शादी करेगा। बर्टी बहुत स्वस्थ है। चंदर चाहे तो बर्टी से जाके मिल लेना। सुधा के खत न आने से चंदर के मन में बहुत बेचैनी थी। उसे ठीक से मालूम भी नहीं हो पा रहा था कि ये लोग कहाँ हैं। बर्टी के आने की खबर मिलने पर उसे संतोष हुआ। चलो एक दिन बर्टी से ही मिल आएंगे, अब देखें कैसे है वह। तीसरे या चौथे दिन जब अकस्मात पानी बंद था तो वह कार लेकर बर्टी के यहाँ गया। बरसात में इलाहाबाद की सिविल लाइंस का सौंदर्य और भी निखर जाता है। रूखे सूखे फुटपाथों और मैदानों पर घास जमाती है। बंगले की उजाड़ 4 दीवारियों तक हरी भरी होती है। लंबे और घने पेड़ और झाड़ियों निखर कर धुलकर हरे मखमली रंग की हो जाती हैं और कोलतार की सड़कों पर थोड़ी थोड़ी पानी की चादर सी लहर उठती है, जिसमें पेड़ों की हरी भरी छाएं
बीत जाती हैं। बंगले में पली हुई बतखों के दल सड़क पर चलती हुई मोटरों को रोक लेते हैं और हर बंगले में से रेडियो या ग्रामोफोन के संगीत की लहरें मचलती हुई वातावरण पर छा जाती हैं। कॉलेज से लौटकर एक प्याला चाय पीकर कार लेकर चंदर बर्टी के हाथ चल दिया। वह बहुत दिन बाद बर्टी को देखने जा रहा था। जिन व्यक्तियों को उसने अपने जीवन में देखा था, बर्टी शायद उन सबसे निराला था, अद्भुत था। लेकिन कितना अभागा था। नहीं, अभागा नहीं, कमजोर था बर्टी। और वही क्या कमजोर था, या सारी दुनिया कितनी कमजोर है। बर्टी का बंगला आ गया था। वह उतर कर अंदर गया। बाहर कोई नहीं था। बरामदे में एक पिंजरा टंगा हुआ था जिसमें एक बहुत छोटा तोते का बच्चा टंगा था। चंदर भीतर जाने में हिचक रहा था क्योंकि एक तो पम्मी नहीं थी और दूसरे कोई और लड़की भी बर्टी के साथ आई थी, बर्टी की भाभी पत्नी। चंदर ने आवाज दी। अंदर कोई बहुत भारी पुरुष स्वर में एक साधारण गीत गा रहा था। चंदर ने फिर आवाज दी। बर्टी बाहर आया। चंदर उसे देखकर दंग रह गया। बर्टी का चेहरा भर गया था। जवानी लौट आई थी। पीलेपन की बजाय चेहरे पर खून दौड़ गया था। सीना उभर कर आया था। बर्टी खाकी रंग का कोट, बहुत मोटी खाकी हैट, खाकी ब्रीचेस, शिकारी बूट पहने हुए था और कंधे पर बंदूक लटक रही थी। वह आया ड्राइंग रूम के दरवाजे पर, पीठ झुकाकर, एक हाथ से बंदूक पकड़कर और एक हाथ आंखों के आगे रखकर उसने इस तरह देखा जैसे वह शिकार ढूंढ रहा हो। चंदर के प्राण सूख गए। उसने मन ही मन सोचा, पहली बार तो वह कुश्ती से बर्टी से जीत गया था, लेकिन अब की बार जीतना मुश्किल है। कहाँ बेकार फंसा आकर। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, यह मैं हूँ मिस्टर बर्टी, चंदर कपूर, पम्मी का मित्र। हाँ, मैं जानता हूँ। बर्टी तनकर खड़ा हो गया और हंसकर बोला, मैं आपको भूला नहीं। मैं तो आपको यह दिखला रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, शिकारी हो गया हूँ। और उसने चंदर की कंधे पकड़कर इतना जोर से झकझोर दिया, चंदर की पसलियां चरमरा उठी। आओ। उसने चंदर के कंधे दबाकर बरामदे की कोच पर बैठा दिया और सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मैं तुम्हें अंदर ले चलता, लेकिन अंदर जेनी है और एक मेरा मित्र है, दोनों बातें कर रहे हैं। आज जेनी की सालगिरह है। तुम जेनी को जानते हो ना? वह तराई के कस्बे में रहती थी, मुझे मिल गई। बहुत खराब औरत है। मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ ना, बहुत। मुझे ताजुब है कि तंदुरुस्ती के लिए तुमने क्या किया। 3 महीने तक नफरत मिस्टर कपूर, औरतों से नफरत। उससे ज्यादा अच्छा टॉनिक तंदुरुस्ती के लिए कोई है ही नहीं। लेकिन तुम तो शादी करने जा रहे हो, लड़की ले आए हो वहाँ से। अकेली लड़की नहीं मिस्टर, मैं वहाँ से 2 चीज लाया हूँ। एक तो यह तोते का बच्चा और एक जेनी, वही लड़की। तोते को मैं बहुत प्यार करता हूँ। यह बड़ा हो जाएगा, बोलने लगेगा तो इसे गोली मार दूंगा। और लड़की से मैं बहुत नफरत करता हूँ, इससे शादी कर लूंगा। क्यों, है ना ठीक? इसको शिकार का चाव कहते हैं और अब मैं शिकारी हूँ ना। चंदर हाँ कहे न या ना कहे, अभी बर्टी का दिमाग बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। वह बात क्या करे, अंत में बोला, या बंदूक तो उतार कर रखिए, हमेशा बांधे रहते हैं। हाँ और क्या। शिकार का पहला सिद्धांत है कि जहाँ खतरा हो, जंगली जानवर हो, वहाँ कभी बिना बंदूक के नहीं रहना चाहिए। और बहुत धीमे से चंदर के कान में बोला, तुम जानते हो चंदर, एक औरत है 24 घंटे घर में रहती है। मैं तो एक क्षण को बंदूक अलग नहीं रखता। सहसा अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। कोई चीखा और लगा जैसे कोई चीज पियानो पर गिरी और पर्दों को तोड़ती हुई नीचे आ गिरी। फिर कुछ झगड़ों की आवाज आई। चंदर चौंक उठा। क्या बात है बर्टी, देखो तो। बर्टी ने हाथ पकड़कर चंदर को खींच लिया। बैठो बैठो, अंदर मेरे मित्र और जेनी सालगिरह मना रहे हैं, अंदर मत जाना। लेकिन यह आवाजें कैसी हैं? चंदर ने चिंता से पूछा। शायद वे लोग प्रेम कर रहे होंगे, बर्टी बोला और निश्चिंतता से बैठ गया। और क्षण भर बाद उसने अजब सा दृश्य देखा। एक बर्टी का ही हमउम्र आदमी हाथ में माथे पर खून पोंछता हुआ आया। वह नशे में चूर था और बहुत भद्दी गालियां देता हुआ चला आ रहा था। वह गिरता पड़ता आया और उसने बर्टी को देखते ही घूसा ताना, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे 50,000 रुपए उपहार ले लिया। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। चंदर स्तब्ध था, क्या करे या क्या ना करे। इतने में अंदर से जेनी निकली, लंबी तगड़ी, कम से कम 30 वर्ष की औरत। उसने आते ही पीछे से उस आदमी की कमीज पकड़ी और उसे सीढ़ी से नीचे कीचड़ में ढकेल दिया और सैकड़ों गाली देते हुए बोली, जा सीधे, वरना हड्डी नहीं बचेंगी यहाँ। वह फिर उठा तो खुद भी नीचे कूद पड़ी और घसीटती हुई दरवाजे के बाहर ढकेल आई। बर्टी सांस रोके अपराधी सा खड़ा था और लोटी और बर्टी का कॉलर पकड़ लिया। मैं निर्दोष हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। सहसा जेनी ने चंदर की ओर देखा। यह भी तुम्हारा दोस्त है, अभी बताती हूँ। और जो वह चंदर की ओर बढ़ी तो चंदर ने मन ही मन पम्मी का स्मरण किया। कहाँ फंसाया उस कमबख्त ने, खत लिखकर। ज्यों ही जेनी ने चंदर का कॉलर पकड़ा कि बर्टी बड़े कातर स्वर में बोला, उसे छोड़ दो, वह मेरा नहीं पम्मी का मित्र है। जेनी रुक गई। तुम पम्मी के मित्र हो? अच्छा बैठ जाओ। तुम शरीफ आदमी मालूम पड़ते हो, मगर आगे से तुम्हारा कोई मित्र यहाँ आया तो मैं उसका ही हत्या कर डालूंगी, समझे कि नहीं? बर्टी ने सिर हिलाया। हाँ समझ गए। जेनी अंदर चल दी, फिर सहसा बाहर आई
आई और बर्टी को पकड़कर घसीटती हुई बोली, पानी बरस रहा है, इतनी सर्दी बढ़ रही है और तुमने स्वेटर नहीं पहना। चलो पहनो, मरने की ठानी है। मैं साफ बताए देती हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं बिना शादी किए मरने नहीं दूंगी तुम्हें। और वह बकरे की तरह बर्टी का कान पकड़कर अंदर घसीट ले गई। चंदर के मन में आया, कहा, यह कुछ इस रहस्यमयी बंगले का असर है, ये हरेक का दिमाग खराब ही मालूम देता है। 2 मिनट बाद जब बर्टी लौटा तो उसके गले में गुलबंद ऊनी स्वेटर, ऊनी मोजे थे। वह हफ्ता हुआ आकर बैठ गया। मिस्टर कपूर, तुम्हें मानना होगा कि यह लड़की, यह डाइन जेनी बहुत क्रूर है। मानता हूँ बर्टी, 16 आने मानता हूँ। चंदर ने मुस्कुराहट रोककर कहा, लेकिन यह झगड़ा क्या है? झगड़ा क्यों होता है? औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। इस औरत के फंदे में फंसे कैसे तुम? चंदर ने पूछा। सी ऊंट पर हाथ रखकर धीरे बोलने का इशारा करते हुए बर्टी ने कहा, धीरे बोलो। बात ऐसी हुई कि जब मैं तराई में शिकार खेल रहा था, एक बार अकेले छूट गया। यह एक पेंशनर फॉरेस्ट गार्ड की अनब्याही लड़की थी, शिकार में बहुत होशियार। मैं भटकते हुए पहुंचा तो इसका बाप बीमार था। मैं रुक गया। तीसरे दिन वह मर गया। उसे जाने कौन सा रोग था कि उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था और पेट फूल गया था। रात को इसे बहुत डर लगा तो यह मेरे पास आकर लेट गई। बीच में बंदूक रखकर हम लोग सो गए। रात को इसने बीच से बंदूक हटा दी और अब वह कहती है कि मुझसे ब्याह करेगी और नहीं करूंगा तो मार डालेगी। पम्मी भी मुझसे बोली, तुम्हें अब ब्याह करना ही होगा, अब मजबूरी है मिस्टर कपूर। चंदर चुप बैठा सोच रहा था, कैसी विचित्र जिंदगी है इस भागे की। मानो प्रकृति ने सारे आश्चर्य इसी की किस्मत के लिए छोड़ रखे थे। फिर बोला, यह आज का झगड़ा था? कुछ नहीं, आज इसकी सालगिरह थी। या बोली, मुझे कुछ उपहार दो। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, क्या दूं इसे? कुछ समझ में नहीं आया। बहुत देर सोचने के बाद में मैंने सोचा, मैं इसको पति होने जा रहा हूँ, इसे एक प्रेमी उपहार में दे देता हूँ। मैंने एक मित्र से कहा कि तुम मेरी भाभी पत्नी से आज शाम को प्रेम कर सकते हो। वह राजी हो गया। मैं ले आया। चंदर जोर से हंस पड़ा। हंसो मत मिस्टर कपूर। बार्टी अब हुई बहुत गंभीर बनकर बोला, इसका मतलब यह है कि तुम औरतों को समझते नहीं। देखो, एक औरत उसी चीज को ज्यादा पसंद करती है, उसी के प्रति समर्पण करती है जो उसकी जिंदगी में नहीं होता। मसलन एक औरत है जिसका ब्याह हो गया या होने वाला है, उसे यदि एक नया प्रेमी मिल जाए तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने पति को बहुत कम परवाह करेगी अपने प्रेमी के सामने, और अगर कुंवारी लड़की है तो वह अपने प्रेमी की भावनाओं को पूरी तौर से हत्या कर सकती है। यदि उसे एक पति मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई भी पति अपनी पत्नी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वह एक नया प्रेमी, और कोई भी प्रेमी अपनी रानी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वह यह है कि उसके एक पति प्रदान कर दें। तुम्हारी अभी शादी तो नहीं हुई ना? तुम तो प्रेम तो जरूर करते होगे ना? सिर मत हिलाओ, मैं यकीन नहीं कर सकता। मैं इतनी सलाह तुम्हें दे रहा हूँ कि अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तो ईश्वर के वास्ते उससे शादी मत करना। तुम मेरा किस्सा सुन चुके हो। अगर दिल से प्यार करना चाहते हो और चाहते हो कि वह लड़की जीवन भर तुम्हारी कृतज्ञ रहे तो तुम शादी मत करना। यह लड़कियों के शख्स जीवन का अंतिम सत्य है। बर्टी हंस पड़ा। चंदर को लगा जैसे आग की लपट से उसे तपा रही है। उसने भी तो यही किया है सुधा के साथ, जिसे बर्टी कितने विचित्र स्वरों में कह रहा है। उसे लगा जैसे इस प्रेत लोक में सारा जीवन विकृत दिखाई देता है। वहाँ साधना की पवित्रता भी कीचड़ और पागलपन में उलझकर गंदी हो जाती है। कहाँ बर्टी की बातें और कहाँ उसकी सुधा। वह उठ खड़ा हुआ, जल्दी से विदा मांगकर इस तरह भागा जैसे उसके पैरों के नीचे अंगारे छिपे हों। फिर उसे नींद आ गई। चैन नहीं आया। रात को सोया तो वह बार बार जाग सा उठा। उसने सपना देखा, एक बहुत बड़ा कपूर का पहाड़ है, बहुत बड़ा, मुलायम कपूर की बड़ी बड़ी चट्टानें और इतनी पवित्र खुशबू की आदमी की आत्मा बेले का फूल बन जाए। वह और सुधा उन सौरभ की चट्टानों के बीच चढ़ रहे हैं। केवल वह है और सुधा सफेद बादलों की साड़ी पहने है और चंदर किरणों की चादर लपेटे है। जहाँ जहाँ चंदर जाता कपूर की चट्टानों पर इंद्रधनुष खिल जाते और सुधा अपने बादलों के आंचल में इंद्रधनुष के फूल बटोरती चलती। सहसा एक चट्टान हिली और उसमें से एक भयंकर प्रेत निकला, एक सफेद कंकाल जिसके हाथ में अपनी खोपड़ी और एक हाथ में जलती हुई मसाल। और उस मुंडहीन कंकाल ने खोपड़ी हाथ में लेकर चंदर को दिखाई। खोपड़ी हंसी और बोली, देखो, जिंदगी का अंतिम सत्य यह है यह। और उसने अपने हाथ की मसाल ऊंची कर दी। या कपूर का पहाड़, या बादलों की साड़ी, या किरणों का परिधान, या इंद्रधनुष के फूल, या सब झूठे हैं और यह मसाल जो अपने एक स्पर्श में इस सबको पिघला देगी। और उसने अपनी मसाल एक ऊंचे शिखर से छुआ दी। वह शिखर धंधक उठा। पिघलती हुई आग की एक धार बरसाती नदी की तरह उमड़कर बहने लगी। भागो सुधा, चंदर ने चीख कर कहा। भागो। सुधा भागी, चंदर भागा, और वह पिघलती हुई आग की महानदी लहराते हुए अजगर की तरह उन्हें अपनी गुंजलिका में लपेटने के लिए चल पड़ी। शैतान हंस पड़ा। हा हा हा। चंदर ने देखा, सुधा शैतान की गोद में थी। चंदर चौंक कर जाग गया। पानी बंद था
था लेकिन घनघोर अंधेरा था और पिशाचनी की तरह पागल हवा पेड़ों को झकझोर रही थी, जैसे युग के जमे हुए विश्वासों को उखाड़ देना चाहती है। चंदर कांप रहा था, उसका माथा पसीने से तर था। वह उठकर नीचे आया, उसके कदम ठीक नहीं पड़ रहे थे। बरामदे की बत्ती जलाई, महाराजन उठी। क्या है भैया, उसने पूछा। कुछ नहीं चंदर, कुछ नहीं, अंदर सोऊंगा, चंदर ने कहा और सुधा के कमरे में जाकर बत्ती जलाई। सुधा की चारपाई पर लेट गया, फिर उठा। चारों ओर के दरवाजे बंद कर दिए कि कहीं कोई फिर ऐसा सपना बाहर के भयंकर अंधेरे में से न चला आए। लेकिन बर्टी की बातों से अंदर ही अंदर उसके मन में जाने कहाँ क्या टूट गया था, जो फिर बन नहीं पाया। अभी तक उसे अपने पर गर्व था, विश्वास था। अब कभी कभी वह अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करने लगा था। जब वह कभी कभी अपने विश्वासों पर सिर ऊंचा करने के बजाय उन्हें सामने फेंक देता और एक निरपेक्ष वैज्ञानिक की तरह उसकी चीर फाड़ करता, उनकी सब परीक्षा किया करता। अभी तक उसके विश्वास का संभल था, अब किसी ने उसे तर्क का अस्त्र शस्त्र दे दिया। यानी किस राक्षसी प्रेरणा ने उसे अपनी आत्मा को चीरना शुरू किया और इस तर्क वितर्क और अविश्वास के भयंकर जल प्रलय की एक लहर उसे एक दिन नरक के किनारे ले जा पटका। सुधा का खत आया था। दिल्ली में पापा अपने कुछ काम कर रहे थे और सुधा की तबीयत खराब हो गई थी। अब वह 2-3 रोज में आ जाएगी। लेकिन चंदर के मन पर एक अजब सा असर हुआ था इस खत का। सुधा का पत्र नहीं आया था। सुधा दूर थी तब वह खुश था, वह उल्लसित था। सुधा का पत्र आते ही सहसा वह उदास हो गया। उदास तो क्या, उसे उबकाई सी आने लगी। उसे यह सब सहसा पता नहीं एक नाटक सा लगने लगा। वह बहुत सस्ता नीचे स्तर का नाटक। उसे लगता था ये सब चारों ओर का त्याग, साधन, सौंदर्य, यह सब झूठ है। सुधा भी अंतर्गत तो वही साधारण लड़की है जो कुंवारे जीवन में पति और विवाहित जीवन में प्रेमी की भूख होती है। वह भी शैतान से पूर्णतया हारा नहीं था। वह लड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह हार रहा था, यह भी उसे मालूम था। और चंदर के जिस गर्व से उसकी जीत में साथ दिया था, वही गर्व उसकी हार में साथ दे रहा था। उसने मन में सोच लिया कि वह सुधा से, सभी लड़कियों से, इस सारे नाटक से नफरत करता है। सुधा को विवाह करना था। सुधा के आंसू झूठे थे। अगर चंदर सुधा को ना भी समझाता तो घूम फिर सुधा विवाह करती। तब फिर विश्वास काहे का, त्याग काहे का। विश्वास टूट चुका था, गर्व जिंदा था। गर्व घमंड में बदल गया था, घमंड नफरत में, और नफरत नसों को चूर चूर कर देने वाली उदासी में। सुधा जब आई तो उसने चंदर को बिल्कुल बदला हुआ पाया। एक बात और हुई जिसने और भी आग सुलगा दी। यह लोग दोपहर को 1 बजे के लगभग आए, जबकि चंदर कॉलेज गया था। पापा तो आते ही नहा धोकर सोने चले गए। सुधा और बिंती ने आते ही अपने कमरे की सफाई शुरू की। कमरे की सारी किताबें झाड़ी, कपड़े ठीक किए, मेजें साफी, और उसके बाद कमरा धोने में लग गई। बिंती बाल्टी में पानी भर भर लाने लगी और सुधा झाड़ू से फर्श धोने लगी। हाथों में चूड़े अब भी थे, पाँव में बिछिया और मांग में सिंदूर। चेहरा बहुत पीला पड़ गया था सुधा का। चेहरे की हड्डियां निकल आई थी और आंखों की रोशनी में भी मैली पड़ गई थी। वह जाने क्यों कमजोर हो गई थी। झाड़ू लगाते लगाते सुधा बिंती से बोली, आज मालूम पड़ता है कि मैं आदमी हूँ। कल तक जो हैवान थी। पापा को भी जाने क्या सूझा कि मैं इन्हें भी साथ दिल्ली ले गए। मैं तो शर्म से मरी जाती थी। थोड़ी देर बाद चंदर आया। बाहर ही उसे मालूम हो गया था कि सब लोग आ गए हैं। उसे जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वह उल्टे लौट जाए। वह अगर इस घर में गया तो जाने उससे क्या अनर्थ हो जाएगा। लेकिन वह बढ़ता ही गया। स्टडी रूम में डॉक्टर साहब सो रहे थे और लौटा और अपने कपड़े उतारने के लिए ड्राइंग रूम में चला गया। सुधा ने जो ही आहट पाई वो फौरन झाड़ू फेंक कर भागी। सिर खुला, धोती कमर में खुशी हुई, हाथ गंदे, बाल बिखरे, और बेहताशा दौड़कर चंदर से लिपट गई और बच्ची की भोली हंसी हंसकर बोली, चंदर चंदर हम आ गए, अब बताओ। और चंदर को इस तरह कस लिया कि अब कभी नहीं छोड़ेगी। छी, दूर हटो सुधा, यह क्या नाटक करती हो। आज तुम बच्ची नहीं हो। और सुधा को बड़ी रुखाई से परे हटाकर अपने कोट से सुधा के हाथ से लगी हुई मिट्टी झाड़ते हुए चंदर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सुधा पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो। वह पत्थर की तरह खड़ी रही, फिर जैसे लड़खड़ाती हुई अपने कमरे में गई और चारपाई पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदर सुधा से नहीं ही बोला। डॉक्टर साहब के जागते ही उसने बातें करने लगा। शाम को वह साइकिल से घूमने निकल गया। लौटकर ऊपर छत पर चला गया और बिंती को पुकार कर कहा, अगर तकलीफ ना हो तो जरा ऊपर खाना पानी दे जाओ। बिंती ने थाली लगाई और सुधा से कहा, लो दीदी दे आओ। सुधा ने सिर हिलाकर कहा, तू ही दे आ, मैं अब कौन रह गई उनकी। बिंती के बहुत समझाने पर सुधा ऊपर खाना ले गई। चंदर लेटा था गुमसुम। सुधा ने स्टूल खींचकर खाना रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। उसने पानी रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। खाओ ना, सुधा ने कहा और एक और बनाकर चंदर को देने लगी। तुम जाओ, चंदर ने बड़े रूखे स्वर में कहा, मैं खा लूंगा। सुधा ने एक और थाली में रख दिया और चंदर के पाताने बैठ कर बोली, चंदर तुम क्यों नाराज हो, बताओ हमसे क्या पाप हो गया। पिछले 1.5 महीने हमने एक एक क्षण गिनकर काटे हैं कि अब तुम्हारे पास आए। हमें क्या मालूम था
कि तुम ऐसे हो गए, मुझे जो चाहा सजा दे लो, लेकिन ऐसा ना करो, तुम तो कुछ भी नहीं समझते। और सुधा ने चंदर के पैरों पर सिर रख दिया। चंदर ने पैर झटके। सुधा, इन सब बातों से क्या फायदा, अब इस तरह की बातें करना और सुनना भूल गया हूँ। कभी इस तरह की बातें अच्छी लगती थी, अब तो किसी सुहागिन के मुंह से यह शोभा नहीं देता। सुधा तिलमिला उठी। तो यह बात है तुम्हारे मन में, मैं पहले समझती थी, लेकिन तुम ही ने तो कहा था चंदर, अब तुम ही ऐसे कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। और सुधा ने हाथ से ब्याह वाले चूड़े उतार कर छत पर फेंक दी। बिछिया उतारने लगी और पागलों की तरह फटी आवाज में बोली, जो तुमने कहा मैंने किया, अब जो कहोगे वही करूंगी, यही चाहते हो ना। और अंत में उसने अपनी बिछिया उतार कर छत पर फेंक दी। चंदर कांप गया, उसने इस दृश्य की कल्पना भी न की थी। बिनती, बिनती, उसने घबरा कर पुकारा और सुधा से बोला, अरे यह क्या कर रही हो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, पहनो जल्दी से, मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम्हारा तो जी ठंडा पड़ जाए। चंदर उठा, उसने जबरदस्ती सुधा के हाथ पकड़ लिए। बिनती आ गई थी। लो इन्हें चूड़ा पहना दो। बिनती ने चुपचाप चूड़े और बिछिया पहना दी। सुधा चुपचाप उठी और नीचे चली गई। चंदर अपनी खाट पर सिर झुकाए लज्जित सा बैठा था। लीजिए खाना खा लीजिए। बिनती बोली, मैं नहीं खाऊंगा। चंदर ने रुंधे गले से कहा, खाइए, वरना अच्छी बात नहीं होगी, आप दोनों मिलकर मुझे मार डालिए, बस किस्सा खत्म हो जाए। न आप सीधे मुंह बात करते हैं न दीदी, पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया। चंदर कुछ नहीं बोला, खाइए, आपको हमारी कसम है, वरना दीदी नहीं खाएंगी। आपको मालूम नहीं, दीदी की तबीयत उधर बहुत खराब है, उन्हें सुबह शाम बुखार रहता है, दिल्ली में तबीयत बहुत खराब हो गई थी। आप ऐसे कर रहे हैं, बताइए उनका क्या हाल होगा। आप समझते होंगे वह बहुत सुखी होंगी, लेकिन आपको क्या मालूम, पहले आप दीदी के आंसू पर पागल हो उठते थे, अब आपको क्या हो गया है। चंदर ने सिर उठाया और गहरी सांस लेकर बोला, जाने क्या हो गया है बिनती, मैं कभी नहीं सोचता था कि सुधा को मैं इतना दुख देख सकूंगा। इतना अभागा हूँ कि मैं खुद भी इधर उधर भूलता रहा और सुधा को भी इतना दुखी कर दिया। और सचमुच चंदर की आंखों में आंसू भर आए। बिनती चंदर के पीछे खड़ी थी। चंदर का सिर अपनी छाती से लगाकर आंसू पोंछते हुए बोली, छी, अब और दुखी होइएगा तो दीदी और भी रोएंगी, लीजिए खाइए, जाओ दीदी को बुला लो और उन्हें भी खिला दो। चंदर ने कहा। बिनती गई, फिर लौट कर बोली, बहुत रो रही हैं, अब आज उनका नशा उतर जाने दीजिए, तब कल बात कीजिएगा। फिर सुधा ने न खाया, नहीं आप खा लीजिए, तो वे खा लेंगी, उनको खिलाए बिना मैं नहीं खाऊंगी, बिनती बोली और अपने हाथ से कौर बनाकर चंदर को देने लगी। चंदर ने खाना शुरू किया और धीरे धीरे से सांस लेकर बोला, बिनती, तुम हमारी और सुधा की उस जन्म की कौन हो। सुबह के वक्त चंदर जब नाश्ता करने बैठा तो डॉक्टर साहब के साथ ही बैठा। सुधा आई और प्याला रखकर चली गई। वह बहुत उदास थी। चंदर का मन भर आया। सुधा की उदासी उसे कितना लज्जित कर रही थी, कितना दुखी कर रही थी। दिन भर किसी काम में उसकी तबीयत नहीं लगी। उसने क्लास छोड़ दिए, लाइब्रेरी में भी जाकर किताबें उलट पलट कर चला गया है। उसके बाद प्रेस गया, जहाँ उसे अपनी थीसिस छपने को दी थी। उसके बाद ठाकुर साहब के यहाँ गया, लेकिन कहीं भी वह टिक नहीं पाया। जब तक वह सुधा को हंसा न ले, सुधा के आंसू सूखा न दे, उसे चैन नहीं मिलेगा। शाम को वह लौटा तो खाना तैयार था। बिनती ने उनसे पूछा, कहाँ है सुधा। अपनी छत पर, बिनती ने कहा। चंदर ऊपर गया। पानी परसों से बंद था और बादल भी खुले हुए थे, लेकिन तेज पुरवाई चल रही थी। तीज का चांद शर्मीली दुल्हन सा बादलों में मुंह छिपाए रहा था। हवा के तेज झकोरों पर बादल उमड़ रहे थे और कचनार बादलों के तीज का धनुषकार चंद्र आंख मिचौली खेल रहा। सुधा ने अपनी खाट बरसाती के बाहर खींच ली थी। छत पर धुंधला अंधेरा था और रह रहकर सुधा पर चांदनी के फूल बरस जाते थे। सुधा चुपचाप लेटी हुई बादलों को देखती हुई जाने क्या सोच रही थी।